नमस्ते, नमस्कारम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी आईक्यू। मेरा नाम नानकी बवेजा है एंड मैं फैकल्टी फॉर इकोनॉमी हूँ यहाँ पे स्टडी आईक्यू में। एंड जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि हम एक सीरीज़ रन कर रहे हैं और इस सीरीज़ के माध्यम से व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, जितने भी लास्ट 12 से 15 महीने में करंट अफेयर्स हैं, जो कि एक पेन पॉइंट रहता है स्टूडेंट के लिए कि किस तरीके से करंट अफेयर्स को कवर किया जाए और किस तरीके से करंट अफेयर्स को कवर किया जाए, किस तरीके से उस करंट अफेयर्स को एक स्टैटिक पोर्शन जो आपकी बेसिक बुक्स हैं उससे लिंक करना है। ये सारी बातें बहुत ही पेनफुल रहती है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। एंड तक स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। तो वो कोई परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो लक्ष्य सीरीज़ है यही आपको ये सिखा जाएगी कि कौन सी न्यूज़ पे आपको फोकस करना है, उस न्यूज़ से रिलेटेड क्या स्टैटिक आइटम्स हैं, स्टैटिक पोर्शंस हैं सिलेबस में से, जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है अभी के प्रीलिम्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम सेकेंड लेक्चर इन द सीरीज। पिछले अगर लेक्चर को आपने देखा हो, जिन्होंने देखा है वो तो बहुत ही बढ़िया बात है, और जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं बता देती हूँ। हम अभी मनी, बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स रहे हैं लास्ट 12 से 15 महीने में, उसको कवर कर रहे हैं। और अगर आपने जिन्होंने देखा है तो आई थिंक मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये लेक्चर 2 है। कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो मनी, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी में से इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए जो हम फर्स्ट न्यूज़ कवर करने वाले हैं, फर्स्ट न्यूज़ है NBFCs टू कम अंडर द एम्बिट ऑफ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है, क्या नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि NBFCs क्या होते हैं। तो देखिए, मोटा मोटी आपको फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ। वैसे तो अभी तक अगर NBFC वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में एक फ्लो चार्ट नहीं बन जाता या कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी का बल्ब नहीं जग जाता, तो आई थिंक इट्स द हाई टाइम, ये अलार्म है आपके लिए, जाके वापस देखना है स्टैटिक पोर्शन को। और अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो तब भी कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के साथ जो लिंक दिया गया है वहाँ पे PDF अटैच्ड है। बस आपको उस PDF को डाउनलोड करना है और रिवाइज करना है और आगे चलते बनना है। चलिए, तो जो हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज होते हैं उसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक तो बैंक्स और दूसरे होते हैं नॉन बैंक्स। ठीक है, तो बैंक्स तो हम सबको पता है। बैंक्स आगे फर्दर अगर इनका डिवीजन देखा जाए तो वो होता है शेड्यूल्ड बैंक्स, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, ये सब हमें पता है। तो ये नॉन बैंक्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि बैंक्स नहीं होते हैं। मैम आप कहोगे यार मैम ये तो हमें भी पता है। ठीक है, ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो बैंक्स नहीं होते हैं लेकिन बैंक्स की तरह ही फंक्शन करते हैं। ये लोन प्रोवाइड करते हैं और डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं जिस तरीके से बैंक्स करते हैं। तो ये जो बैंकिंग कंपनीज है, जो ये नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं, ये किस एम्बिट के अंदर आने वाली है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो एक ऐसा एम्बिट है, ये जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म है RBI द्वारा गठित किया गया, जहाँ पे अगर कोई भी बैंक थोड़ा सा भी गड़बड़ कर रहा है अपने ऑपरेशन में, उसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स, फाइनेंशियल मैट्रिक्स थोड़े से भी वीक हैं, तो उसको फटाफट RBI अपने मैनेजमेंट के अंडर ले लेता है। RBI अपने मैनेजमेंट के अंडर ले लेता है, ताकि रीज़न क्या है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा? ऑब्जेक्टिव ये रहा होगा टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स। जैसे कि आप जैसे और मुझ जैसे लोग कहाँ पैसा डिपॉजिट कराते हैं? वैसे तो हमारे पास पैसा होता ही नहीं है इतना, और वैसे भी स्टूडेंट लाइफ में तो क्या ही पैसा बचता है हमारे पास, थोड़ी सी पॉकेट मनी आती है वो भी निकल जाती है। बट चलिए, अगर हम आम जनता की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पैसे आते हैं वो हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं। और अगर आपको पता चले किसी दिन कि जो बैंक जहाँ पे आपने पैसे डिपॉजिट कराए हैं वो फेल हो गया है, फ्लंक हो गया है, या वहाँ से आप अपना मनी विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा कि आपने आज तक की जितनी भी मेहनत करी हुई पूंजी जहाँ डिपॉजिट कराई थी भरोसा करके, वो ही आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं,
है ना। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, ऐसी आपदा ना आ पाए, इस वजह से एक मैकेनिज्म ड्रॉ किया आरबीआई ने जिसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बोलते हैं, और जिसके अंडर कोई सा भी बैंक्स, अभी तक सिर्फ बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल होता था प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, बैंक्स भी कौन से, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो फिर कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या, उस पर भी आ जाएंगे अभी। तो अभी तक अगर कोई शेड्यूल कमर्शियल बैंक के फाइनेंशियल मैट्रिक्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थोड़े से भी डामाडोल है तो आरबीआई उसका मैनेजमेंट ले लेता है, टेक ओवर कर लेता है। तो यही सेम चीज़ आरबीआई ने अब किसके ऊपर एप्लीकेबल कर दी है, एनबीएफसीज के ऊपर। क्यों? क्योंकि एनबीएफसीज के जो ऑपरेशंस है उसकी जो इंपॉर्टेंस है, इफ़ यू वुड हैव सीन फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, वो इंपॉर्टेंस ग्रो होती जा रही है इकोनॉमी के लिए। ये लोग भी, इनके माध्यम से भी बहुत लोग लोन लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति या इंसान जिसको लोन लेना है those persons can get loan from the bank. No, it is not the case. बहुत सारे लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पास भी लोन लेने जाते हैं। इनफैक्ट जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो सब क्या है, वो एनबीएफसीज ही तो हैं। तो आप सोच रहे हैं कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब आप सोचिए, इंश्योरेंस कंपनी जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है हमारी इकोनॉमी के लिए। सो विद पासिंग ऑफ टाइम एनबीएफसी की इंपॉर्टेंस प्लस उनका ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन इज इंक्रीजिंग। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आरबीआई टू प्रोटेक्ट इट और टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटर्स। बहुत ज़रूरी होता जा रहा है आरबीआई के लिए कि वो यहाँ भी इंटरवीन करे टू इंश्योर दैट कि एनबीएफसीज ठीक से फंक्शन कर रही हैं कि नहीं। तो ये तो मैंने आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी बता दी। अब इसमें अब आपको क्या करना है, सिर्फ चीज़ें पिरोनी है, ठीक है। आपको कंटेक्स्ट पता चल गया कि पहले बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल होता था और क्यों एप्लीकेबल होता था, ये भी पता चल गया। अब एनबीएफसीज भी इस फ्रेमवर्क के अंडर आने लग गए, क्यों आने लग गए, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आपकी कंटेम्प्रेरी पोर्शन इज सॉर्टेड। अब वही वाली प्रैक्टिस जैसे कि हमें स्टैटिक में क्या क्या कवर करना है। तो स्टैटिक की अगर बात करी जाए, स्टैटिक पोर्शन में आपको कवर करना है सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता क्या है। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, व्हाट इज इट, कोई एक्ट है इससे रिलेटेड, ठीक है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस इससे इंपॉर्टेंट, किसके ऊपर एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि अभी तक बैंक्स पे था, कौन से बैंक्स पे, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, एससीबी, ठीक है। अब एनबीएफसीज के ऊपर भी आ गया, अब ये एनबीएफसीज के ऊपर भी आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होना चाहिए कि कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या करें। उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा लार्ज है हमारे इकोनॉमी में, ऐसा तो है नहीं कि उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए एक अलग फ्रेमवर्क डिवाइस किया है आरबीआई ने, जिसका नाम है सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। और अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो कोई बात नहीं, मैंने आपको रिवाइज करा दी है। फिर से बोलूँगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए कि ये क्या चीज़ है, हमने तो आज तक पढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं, पीडीएफ क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं हम, पीडीएफ इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि जाके आप अपना स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज कर सकें। अच्छा, तो अब हम चलते हैं कि स्टैटिक पोर्शन की बात कर रहे थे ना कि वहाँ से क्या कवर करना है। तो हमें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का व्हाट, एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसकी एप्लीकेबिलिटी और वो कौन से फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं जिसके बेसिस पे आरबीआई ये डिसाइड करते हैं कि अब इस पर्टिकुलर बैंक या इस पर्टिकुलर एनबीएफसी को हमको टेक ओवर करना है। सो द फाइनेंशियल मैट्रिक्स, या मैं इनको फाइनेंशियल मैट्रिक्स को एक्चुअली अलार्म बोलूंगी। वो कौन से 3 अलार्म है, वो ऐसे कौन से 3 अलार्म है जिसके बजते ही आरबीआई अब मैनेजमेंट का टेक ओवर कर लेती है। तो ये हो गया व्हाट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट, ये 3 वो अलार्म्स हैं, यही वो 3 अलार्म्स हैं जिनके बजते आरबीआई इंटरवीन करती है और टेक ओवर कर लेती है मैनेजमेंट का। तो ये 3 अलार्म्स कौन से हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो, दूसरा है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एंड नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन असेट्स। और अगर एग्जाम से 1 महीने पहले आपको ये टर्म नहीं पता है तो इसके लिए मैं अब आपको कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। बड़ी आपको आई थिंक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम आ जाएगा अगर आपको ये
3 वर्ड्स पढ़ते ही अगर आपको नहीं पता और आपके दिमाग में सडनली स्ट्राइक नहीं कर रहा, एनपीए का भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। एनपीए का भी फर्दर क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है? सब स्टैंडर्ड असेट्स, लॉस असेट्स, डाउटफुल असेट्स, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इसी तरीके से इकोनॉमी को हमको टारगेट करना है। अगर आपकी ये अप्रोच नहीं है माय डियर फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट को लेके, अगर आप न्यूज़ पढ़ के आगे चल देते हैं, उसका अगला पिछला समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज़ अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक करिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी IQ के वीडियो देखिए, जहाँ पे आपको मेंटर्स जो हैं आपको एक दिशा दे रहे हैं, आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि किस तरीके से इस सब्जेक्ट को आगे लेके जाना है। क्योंकि अप्रोच, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वो पॉलिटी हो या वो IR हो या इकोनॉमी हो, जितने भी बल्कि सब्जेक्ट्स हैं, इनमें एक अप्रोच टूवर्ड्स द सब्जेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा कि मैम क्या बोले जा रही है, बट माय डियर फ्रेंड्स इट विल सर्टेनली मेक योर लाइफ मच ईजी। चलिए, ये ट्रेंड है, ठीक है। ये ट्रेंड मैंने यहाँ क्यों दिया है? क्योंकि पता होना चाहिए कि जो ये एनपीए, दिस ग्राफ शोज द लेवल ऑफ एनपीए। सो दिस इज ग्रॉस एनपीए। क्योंकि हमने यहाँ पे मैट्रिक्स में बात करा था, वन ऑफ द अलार्म क्या था? नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट से रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट ग्राफ इकोनॉमिक सर्वे में पब्लिश हुआ है इस बार, तो उस ट्रेंड को पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए। तो ये ग्रॉस एनपीए और रेड लाइन क्या बता रहा है? नेट एनपीए। तो क्या कोई ट्रेंड? और ये है 2008-9 से इंफॉर्मेशन, 2008 से बताई गई है इंफॉर्मेशन। एंड इफ यू सी तो हम यहाँ से देखते हैं लास्ट 10 ईयर्स का डिकेड या 5 ईयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है। यही टाइम स्पैन कंसिडर करते हैं यूपीएससी। सो इफ यू सी ग्रॉस एनपीए बढ़े, एंड 2015 से 17 का बीच ऐसा, इनफैक्ट 2016 का जो Q3 था वो एक ऐसा टाइम था जब हमारे यहाँ पे बैंक्स में सबसे ज़्यादा थे एनपीएज, एंड पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एनपीएज वर शूटिंग अप, ठीक है। सो इफ यू सी एकदम ये पीक पे पहुंच गया, एंड देयर आफ्टर गवर्नमेंट ने काफ़ी मेजर्स लिए, काफ़ी मेजर्स इन द फॉर्म ऑफ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, IBC, बहुत सारी स्कीम्स आई, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग की, S4A स्कीम आई, और वो सब किस लिए आई थी? एनपीएस को टैकल करने के लिए आई थी। बट चलिए अभी हम उन पे नहीं जाते। अभी हमारा मुद्दा क्या है? हमें देखना है कि एनपीए का लेवल कैसा रहा है। सो इफ यू सी आफ्टर टचिंग इट्स ऑल टाइम हाई इन 2016-17, उसके बाद से ये बढ़ रहा है। तो क्या कोविड में भी ये बढ़ा? क्योंकि कोविड में क्या हुआ था, बहुत सारी जगह हमने यही पढ़ा था कि जो कंपनीज हैं, जो MSMEs हैं, वो पेमेंट बैक नहीं कर पा रही हैं, और उससे सबका यही अंदेशा था कि एनपीए का जो लेवल है वो इनफैक्ट कोविड में बढ़ा होगा। तो अब चेक कर लेते हैं कि क्या कोविड टाइम में बैंक्स के एनपीए बढ़े थे। सो इफ यू सी ये घट ही रहे हैं। अगर आप देखें बोथ ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए, ये दोनों के दोनों घट रहे हैं। वेदर दे आर स्टीडीली डिक्लाइनिंग और वेदर दे आर जस्ट डिक्लाइनिंग, देन यू कैन से दे आर स्टीडीली डिक्लाइनिंग। अब आप कहेंगे कि मैम स्टीडीली डिक्लाइनिंग और डिक्लाइनिंग में क्या फ़र्क है? तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी पैटर्न कंसिस्टेंटली फॉर्म हो रहा है, मतलब साल भर साल वो गिरता ही जा रहा है, तो मतलब कंसिस्टेंसी है, स्टीडीनेस है उस पैटर्न में। और अगर ऐसा हो रहा है कि ये मान लीजिए ग्राफ है, ये एनपीए बढ़ा, फिर ये थोड़ा सा घट गया, फिर ये बढ़ा और घटा, और फिर ये घट गया, तो क्या आप कहेंगे ये स्टीडीली डिक्लाइनिंग है? नहीं, दे आर डिक्लाइनिंग बट नॉट स्टीडीली। स्टीडीली डिक्लाइनिंग कब होता? स्टीडीली डिक्लाइनिंग तब होता जब ये ग्राफ सीधा ऐसा होता। तो ये फर्क होता है डिक्लाइनिंग और स्टीडीली डिक्लाइनिंग या कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग में, ठीक है। तो ये न्यूज़ तो हमारी कवर हो गई। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पे, जो कि है बैड बैंक्स। तो बैड बैंक्स क्या हैं? बैंक्स जो कि बहुत बैड है, जो कि कस्टमर की सुनते नहीं हैं या उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैड बैंक्स एक नाम दिया गया है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को,
ठीक है। सो अभी हमने क्या देखा, 2016-17 एक ऐसा टाइम था जब हमारे देश में, हमारे इकोनॉमी में जो बैंक्स हैं दे वर मिजरेबली सफरिंग फ्रॉम एनपीएस, ठीक है ना। उनकी बैलेंस शीट में असेट्स थे, लेकिन असेट्स क्या थे, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। असेट्स वो वाले असेट्स जो कि कोई रिटर्न नहीं जनरेट कर रहे हैं, मतलब दे आर नॉट परफॉर्मिंग, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग असेट, ठीक है। गवर्नमेंट ने उसके बाद मल्टीपल एक्शंस लिए, आरबीआई ने इंटरवीन किया और मल्टीपल स्कीम्स आई, डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आई। इनफैक्ट आईबीसी कोड 2016 में लाए, ठीक है ना, ताकि कम से कम डिफॉल्ट हो डेटर्स द्वारा, ठीक है ना। जिन्होंने पैसा लौटाना है क्रेडिटर्स को, कम से कम डिफॉल्ट हो और असेट नॉन परफॉर्मिंग असेट ना बने, ठीक है। बहुत हद तक तो इसका फायदा पहुंचा, लेकिन अभी भी आज की तारीख में भी जो असेट्स नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, उनका जो लेवल है अभी भी बहुत ज़्यादा है। अभी भी गवर्नमेंट को कॉन्क्रीटेड एफर्ट्स की ज़रूरत है टू क्लीन अप द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक्स। तो इसके लिए 2021 में दो ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन किया गया, और वो दो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? फर्स्ट इज NARCL and the other one is IDRCL. NARCL stands for National Asset Reconstruction Company Limited, and the another one is India Debt Resolution Company Limited. तो अब इन दो ऑर्गेनाइजेशंस का क्या काम है, देखते हैं। मान लीजिए ये बैंक है, इसने लोन दिया RK को। अब ये RK कोई भी हो सकता है, ये रणबीर कपूर भी हो सकता है, राजेश खन्ना भी हो सकता है, ये रोहन कुमार भी हो सकता है, बट हम यहाँ पे एक बार ले लेते हैं RK, ठीक है। तो ये बैंक ने लोन दिया RK को, ठीक है। RK ने बोला मैं 5 साल में ये वापस कर दूंगा। 1 करोड़ का लोन था, बट 5 साल बाद RK आए, बोले मेरे पास कैपेसिटी नहीं है टू रिटर्न बैक दिस अमाउंट। सो बैंक के लिए एक असेट क्या हो गया? नॉन परफॉर्मिंग असेट, ठीक है। अब बैंक इसका करे तो करे क्या? सो बैंक, व्हाट द बैंक्स विल डू इट, ये जो अकाउंट है ना, जो RK का अकाउंट है, ये बैंक विल सेल इट टू द ARC, which ARC? NARCL। और NARCL जब ये अकाउंट अपने पास टेक ओवर कर लेगी, उसके बाद इस अकाउंट में से किस तरीके से रियलाइजेशन करना है, वो काम होगा किसका? IDRCL का। वो जो जमीन या कोई भी जो कोलेटरल प्रोवाइड किया था ये डेटर ने लोन लेने के टाइम, उसको डिस्पोज ऑफ करेगी, उससे जितना भी पैसा रियलाइज होगा कुछ कट अपने पास रखेगी एंड मनी ट्रांसफर कर देगी किसको? NARCL को। सो दिस इज हाउ दे विल वर्क। NARCL एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, वेयरएज जो IDRCL है वो असेट मैनेजमेंट कंपनी है। फिर से बता देती हूँ, ये ARC है, ये AMC है। बैंक्स में से नॉन परफॉर्मिंग असेट अकाउंट कलेक्ट करना किसका काम है ना? ARCs का। उसको किस तरीके से बेचना है मार्केट में, पैसा कैसे रियलाइज करना है, वो काम है AMC का, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक स्टोरी फॉर्म कर दी। अब स्टोरी फॉर्म कर दी मतलब हमारा कंटेम्प्रेरी पोर्शन डन है। अब आपको क्या करना है, जाके इसमें बस चीज़ें फिट करनी है। फिट क्या करनी है? अब आपको ये पढ़ना है NARCL, IDRCL, when, why, what, when was it formed, ठीक है ना, year, act, reason मतलब इसका ऑब्जेक्टिव, what मतलब फंक्शंस, प्लस इनकी फंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसकी फंडिंग के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो NARCL है ना, ये मोस्टली ओन है, मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स की है, वेराज जो IDRCL है ना, इसमें मेजॉरिटी जो होल्डिंग है वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की।
ये छोटे छोटे नुआंसेस आपको पता होना और इन पे गौर फरमाना बहुत ज़रूरी है। प्लस इट इज़ नॉट दैट कि ये एक बार क्रिएट हो गए तो ये अमर रहेंगे, ज़िंदगी भर चलेंगे। एक लिमिटेड टाइम के लिए इनको बनाया गया है। वो लिमिटेड टाइम क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने हर चीज़ यहाँ पे स्पून फीड कर दी ना आपको, तो आप घर जाके कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हो। लेक्चर ख़त्म होने के बाद बस आपको शांति हो जाएगी, हाँ जी सब हो गया, इकोनॉमी हो गई, चलो भाई आगे। और अगर आपकी अप्रोच रही टूवर्ड्स any subject, forget about economy, तो my dear friends UPSC is not the exam for you। मेहनत तो करनी पड़ेगी, हम तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, लेक्चर खत्म होने के बाद इन चीज़ों को पूरा करना है। प्लस आपको ये देखना है कि इसका लाइफ स्पैन कितने सालों के लिए इन दोनों का गठन किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट है 1961। इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट किया गया था। तो ये एक्ट है क्या आखिर? ये एक्ट इसलिए गठित किया गया था, ये एक्ट इसलिए इनैक्ट किया गया था टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिट ऑफ द डिपॉजिटर्स। तो अगेन वही वाली स्टोरी, आप जैसे और मुझ जैसे लोग जिनका हार्ड अर्न मनी है वो जाके बैंक में डिपॉजिट कराते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई सा भी पैसा किसी XYZ बैंक में डिपॉजिट कराया, राइट? वहाँ आपको पता चला कि जी बैंक के जो फंक्शन हैं वो इतने ख़राब है कि वो लॉस में हैं एंड अब बैंक का दिवालिया घोषित हो गया है। बैंक हैज़ गॉन बैंकरप्ट, दे डू नॉट हैव एनी मनी टू रिटर्न इट बैक टू द डिपॉजिटर्स। तो आप क्या कहोगे, भैया ये तो ख़राब हो गया काम, मैंने सारा पैसा क्यों डिपॉजिट कराया था ताकि फ्यूचर में मैं उसे यूज़ कर सकूं, राइट? अब आपको पता चल रहा है जी सारा पैसा तो बैंक कहीं पे वेस्ट कर चुके हैं, उन्होंने अपने ऑपरेशंस ठीक से कंडक्ट नहीं करे हैं एंड दैट मनी हैज़ गॉन वेस्ट एट ऑल। ठीक है, अब उस टाइम कौन पिक्चर में आता है? उस टाइम ये जो कॉरपोरेशन है DICGC दे कम इनटू पिक्चर, और ये लोग जो डिपॉजिटर्स है उनका मनी उनको रिटर्न करती है। रिटर्न तो बहुत अच्छी बात है। अब आप खुश हो गए होंगे, ठीक है ये तो अच्छी बात है, अगर ये रिटर्न कर रही है तो हमें डरने की तो बात ही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन 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 प्रॉब्लम कहाँ आती है? मान लीजिए, अभी तक की बात कर रही हूँ, अमेंडमेंट हम बाद में पढ़ेंगे। अब मान लीजिए आपने 1 करोड़ आपके अकाउंट में डिपॉजिट कराए हुए हैं। सो नो मैटर आपने कितने भी पैसे, कितने लाखों, कितने करोड़ों रुपए डिपॉजिट कराए हुए हैं, हाउ मच यू विल गेट बैक इज मैक्सिमम इज 1 लाख रुपीज़। ऐसा नहीं है आप कहोगे यार मैम ये तो 50,000 रुपये डिपॉजिट करा देते हैं लेकिन रिटर्न तो 1 लाख का मिलेगा। नहीं, 1 लाख से ऊपर आपने जितना भी डिपॉजिट कराया है, लेकिन आपकी इंश्योरेंस कितने की हुई हुई है? सिर्फ 1 लाख रुपए की हुई हुई है। अब आप समझ रहे हैं हाउ पेनफुल इट इज़ कि किसी व्यक्ति ने अगर 1 करोड़ रुपए वहाँ डिपॉजिट करा रखा है और उसको रिटर्न में कितना मिल रहा है? सिर्फ 1 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट को लगा कि ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि अभी बहुत सारे बैंक्स में क्राइसिस हुआ था, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में, फिर उसके बाद लक्ष्मी विलास बैंक के साथ भी यही हुआ, फिर येस बैंक क्राइसिस हुआ। ठीक है, डिपॉजिटर्स का पैसा अटक जाता है, वो वहाँ से विड्रॉ नहीं कर पाते, राइट? तो ये जो 1 लाख की लिमिट थी ना, 1 लाख की लिमिट थी, उसको इंक्रीज करके 5 लाख कर दिया गया। साई ऑफ रिलीफ फॉर द डिपॉजिटर्स। भाई 5 लाख भी 1 करोड़ वाले के लिए तो 5 लाख भी कुछ नहीं है, बट समथिंग बेटर देन नथिंग। अक्सर सुना है हमने कि भाई कुछ ना होने से कुछ होना भला है। तो वही वाली बात है, जहां पहले 1 लाख मिल रहे थे अब मिलेंगे मैक्सिमम अप टू है, ये नहीं 5 के 5 पूरे मिल जाएंगे, अप टू है, डिपेंडिंग अपॉन दी सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन ऑफ द बैंक। 5 लाख इज दी अपर लिमिट। ठीक है, और क्या अमेंडमेंट्स आए हैं? और अमेंडमेंट्स जो आए हैं, DICGC ने ये बोला, सॉरी अमेंडमेंट में ये आया कि मैक्सिमम टाइम टू सेटल दी क्लेम्स इज 90 डेज। 90 दिन के अंदर अंदर ये सेटल हो जाना चाहिए। अगर बैंक उससे लेट कर रहा है देन उसको इंटरेस्ट सूद समेत पैसा वापस करना है, फाइन लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, वो भी बैंक्स को देना है। एंड लास्ट इज, देखिए जब भी कोई बैंक खुलता है उसको इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, किससे लेनी पड़ती है?
DICGC से, ठीक है, DICGC से। तो जब इंश्योरेंस लेते हैं तो मतलब प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक क्या मैक्सिमम सीलिंग लिमिट थी प्रीमियम पे? 15%, बट अब इसको चेंज कर दिया गया है। नाउ RBI विद द अमेंडमेंट हैज प्रोवाइडेड कि जो प्रीमियम है इट कुड बी बिटवीन 20% बट अप टू 50%, 20% मिनिमम एंड मैक्सिमम इज 50%। सो ये नई एक लिमिट यहाँ पे भी अमेंडमेंट आया है। तो ये मैं फिर से आपको स्टोरी बता दी है कि क्या कंटेक्स्ट था। अब आपको इसमें अपनी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पिरोनी है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को फीड करना है और आपका ये वाला टॉपिक भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा। तो अब स्टैटिक की बात करें, स्टैटिक पोर्शन की अगर बात करें तो स्टैटिक में आपको क्या DICGC, बहुत बार गलती हो रही है, पता नहीं क्यों गलत लिख रही हूँ, DICGC, ठीक है। DICGC क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है? अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है तो उसके पीछे का एक्ट क्या है, ठीक है, एक्ट क्या है और उसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं वो क्या है। बस इतना सा पढ़ना है एंड यू आर थ्रू दिस टॉपिक। चलते हैं जी लास्ट न्यूज़ पे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है। IBC जब से इनैक्ट किया गया है, अच्छा पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि IBC सबसे पहले आया कब था? 2016 में। तब से कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स चल ही रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इतनी फ्लेक्सिबल है कि इसमें अमेंडमेंट्स प्रोवाइड कर रही है। इट इज़ वर्किंग ऑन द फीडबैक मैकेनिज्म कि जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है टाइम के अकॉर्डिंग, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, वो इसको अकोमोडेट करने को तैयार है, ठीक है। तो अब फिर से एक बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, किसको अमेंड करने के लिए? IBC को, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 को अमेंड करने के लिए एक बिल पास हुआ था जो पास हुआ था, जो अप्रूव हो गया है। नाउ इट हैज बिकम एन एक्ट। तो अब क्या अमेंडमेंट हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अमेंडमेंट है ना, ये पर्टिकुलरली MSMEs के लिए आया, ठीक है। तो IBC क्या प्रोवाइड करता है? IBC इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को एड्रेस करता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक ये MSME है, एक MSME है और ये क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर मान लीजिए यहाँ पे बैंक है कोई, ठीक है, बैंक है जिसने लोन दे रखा है। किसको दे रखा है लोन? ये MSME को लोन दे रखा है। हाँ, सो इस बैंक ने इस MSME को लोन दे रखा है, ठीक है। इस बैंक ने MSME को लोन दे रखा है। अब MSME ड्यू टू कोविड, जो कोविड में आपदा आई थी, उस वजह से दे आर नॉट एबल टू रिटर्न इट बैक टू द क्रेडिटर, ठीक है। तो क्रेडिटर के पास अभी तक क्या ऑप्शन होता था? लिक्विडेशन फाइल करना NCLT में। NC जो LT है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, वहां पे जाके लिक्विडेशन फाइल करना, ठीक है। और इस चीज़ को सॉल्व करने में, लिक्विडेशन कंपनी के असेट्स बेचने में बहुत टाइम लग जाता था। मतलब क्रेडिटर के पास बहुत टाइम बाद पैसा आता था। IBC से ये हो गया, पहले तो आता ही नहीं था, IBC से ये हो गया कि अब पैसे आने की एटलीस्ट उम्मीद बन जाती है, ठीक है। चलो, अब ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट थिंग क्या है? स्पीडी रिड्रेसल के लिए, क्योंकि कोविड में तो बहुत सारी MSME की नैया डूबी है, तो स्पीडी रिड्रेसल के लिए एक पैकेज निकाला, एक पैकेज लेके आई गवर्नमेंट, जिसका नाम दिया PIRP। अब वो पैकेज और स्कीम के अंडर क्या है कि अगर कोई MSME है जिसकी आउटस्टैंडिंग, मतलब जिसका कर्जा 1 करोड़ से नीचे है, तो वहां पे, और अगर उस MSME में कोई इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इन्वेस्टर को या क्रेडिटर को NCLT जाने की जरूरत नहीं है। वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर सकते हैं कि इन्वेस्टर विल पंप इन मनी इन दिस MSME, और ये MSME फिर से फंक्शंस करने लग जाएगी, फिर से रेवेन्यू जनरेट होंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट रेवेन्यू मनी रिटर्न किया जा सकता है क्रेडिटर को। फिर से समझा देती हूँ। एक MSME है जिसके ऊपर अप टू 1 करोड़ लोन है, ठीक है।
ये क्रेडिटर का पैसा नहीं चुका पा रही क्योंकि अभी कोविड की वजह से बहुत लॉकडाउन हुए थे, फंक्शनिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है। तो एक ऑप्शन होता है क्रेडिटर के पास लिक्विडेशन फाइल करने का NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। दूसरा रास्ता है जो कि ये पैकेज लेके आई है गवर्नमेंट, जिसका नाम है PIRP, स्पीडी रिड्रेसल के लिए। वो पैकेज ये कहता है कि अगर कोई MSME जिसके ऊपर आउटस्टैंडिंग लोन अप टू 1 करोड़ है और कोई इन्वेस्टर वहाँ पे फंडिंग देने को तैयार है, तो ये इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर म्यूचुअल एग्रीमेंट से इसमें फंड्स डालेंगे, रेवेन्यू जनरेट होंगे एंड दिस MSME विल रिटर्न द मनी टू दी क्रेडिटर, ठीक है। अब मान लीजिए इस चीज़ से जो भी म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है उससे जो ओनर ऑफ द MSME उसको बहुत दिक्कत है, भाई नहीं अग्री कर पा रहा रूल्स एंड कंडीशंस जो भी लगाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर और क्रेडिटर आपस में ही हर चीज़ सलाह कर लेंगे, हर चीज़ तय कर लेंगे, उनको ये चीज़ अप्रूव करवानी पड़ेगी। और अप्रूव अगेन कौन करेगा? NCLT। तो ये नया अमेंडमेंट आया है फॉर द स्पीडी रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स, स्पीडी रिड्रेसल ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट्स, particularly for the MSME, and the name of the package is pre-packaged insolvency resolution process। भैया एक इंसॉल्वेंसी के लिए रिजोल्यूशन प्रोसेस बनाया है प्री पैकेज, उसकी सेट टर्म्स एंड कंडीशंस है कि MSME होना चाहिए, MSME के ऊपर लोन अप टू 1 करोड़ होना चाहिए, अब 1 करोड़ से ऊपर है देन दे हैव टू रिसॉर्ट टू अनदर वे। ये उन्हीं MSME पे एप्लीकेबल है जहाँ पे लोन का लिमिट इज अप टू 1 करोड़ रुपीस, प्लस कोई इन्वेस्टर है जो वहाँ पे मनी पंप इन करने को तैयार है, किस तरीके से क्रेडिटर और इन्वेस्टर के बीच में एग्रीमेंट होगा, किस तरीके से इसको अप्रूव कराना होगा, ये सारी चीज़ें इस प्री पैकेज में बताई गई हैं। चलिए ये तो हो गई अपनी न्यूज़। ऑल्सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विस चैलेंज मेथड। तो जो ये PIRP में जो रिजोल्यूशन मतलब जो असेट्स, अब ये कौन डिसाइड करेगा? देखिए मान लीजिए कि बहुत सारी MSMEs हैं, ठीक है, और जहाँ पे लोन आउटस्टैंडिंग है, जहाँ पे क्रेडिटर्स वेट कर रहे हैं कि उनका पैसा उनके पास वापस आ जाए, ठीक है। तो एक तरीका तो ये होता है कि जो MSMEs के क्रेडिटर्स हैं वो पेपर में दे या ऑक्शन करे, किस चीज़ का, कि हमारे ये आउटस्टैंडिंग डेट है, कोई इसको आके टेक ओवर करना चाहता है तो आके टेक ओवर कर सकता है एज पर द बिडिंग प्रोसेस। उसका विपरीत होता है स्विस चैलेंज मेथड। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये एक ऑक्शनिंग का मेथड होता है, ठीक है ना। यूजुअली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेने का तरीका होता है, बहुत डिटेल आई डोंट थिंक सो पूछा जाएगा, कई बार UPSC वर्ड्स पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक बार वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट पे कि व्हाट इज वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, डिटेल नहीं पूछी गई थी, बस उनको ये चेक करना था कि स्टूडेंट्स को पता हो कि ये जो वर्ड है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये पता होना चाहिए कि ये क्रूड ऑयल से रिलेटेड होता है, WTI। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ध्यान दिया हो तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पता होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो स्विस चैलेंज मेथड है, ये मेथड क्या है? ये मेथड ऑफ बिडिंग है। और इस मेथड ऑफ बिडिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कि आप वो इन्वेस्टर हैं जो कि एक MSME में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक तो तरीका होगा कि वहाँ के आप क्रेडिटर्स का इश्तिहार आने का वेट करें, और दूसरा जो स्विस चैलेंज मेथड होता है इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें ये इन्वेस्टर को अलाउड होता है कि वो जौन से भी MSME जिस भी कंपनी में इंटरेस्टेड है वहाँ के क्रेडिटर्स को वहाँ को वो खुद अप्रोच कर सकते हैं, दैट वी आर विलिंग टू टेक ओवर द आउटस्टैंडिंग डेट और वी आर विलिंग टू पंप द मनी इनटू द कंपनी। मतलब जहाँ पे इन्वेस्टर खुद इनिशिएट करते हैं, इसको इस तरीके से समझते हैं। चलिए एक और आसान तरीका, एक कोशिश करती हूँ फिर से समझाने की। जब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स रिलीज करती है, मान लीजिए एक डैम बनना है या एक फ्लाईओवर बनना है, ठीक है, एक तरीका होता है कि गवर्नमेंट पेपर में एक एडवर्टीजमेंट निकाले दैट वी वांट टू कंस्ट्रक्ट द फ्लाईओवर, यहाँ से वहाँ तक एस्टिमेटेड कॉस्ट ये होगी, और हूसोएवर कंपनी है तो वो आके अपना एक फॉर्म भर दे, टेंडर फॉर्म, एंड देन जब हम एक ऑक्शन, एक चिट से देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और हम कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर देंगे। तो एक तो ये तरीका हुआ। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, दूसरा तरीका जो स्विस चैलेंज मेथड के अंडर होता है, मान लीजिए कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज होती है उन्हें पता चला कि गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनाने के, तो वो खुद, अभी तक गवर्नमेंट ने कोई एप्लीकेशन निकाली नहीं है, लेकिन वो खुद जाके गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकती है दैट वी आर विलिंग
to construct the flyover for you over here and so metrics। तो जहाँ पे कंपनीज खुद अप्रोच करती है गवर्नमेंट को या ऑक्शनर को, उस मेथड को बोलते हैं स्विस चैलेंज मेथड, in which an interested party initiates a proposal for a contract to bid for the project। तो ये हो गया स्विस चैलेंज मेथड। अब चलते हैं स्टैटिक पोर्शन में। सारी स्टोरी अब आपको समझ आ चुकी है, काफ़ी टाइम हमने डिवोट किया है इस पर्टिकुलर न्यूज़ पे। तो स्टैटिक पोर्शन में अब आपको कवर करना है एमएसएमई। एमएसएमई कि कौन सी कंपनीज को क्या इन्वेस्टमेंट होता है उनका असेट्स में, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एमएसएमईज की भी अभी रिसेंटली जो डेफिनेशन है वो रिवाइज करी गई थी गवर्नमेंट द्वारा। दूसरा ये पीआईआरपी की डिटेल्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि स्विस चैलेंज मेथड क्या है। इस तरीके से जब आप इस न्यूज़ को भी कवर कर लेंगे तो आपका जो है इकोनॉमी पोर्शन कंप्लीट होता जाएगा। सो बाय द एंड ऑफ दीज लेक्चर सीरीज आपकी इकोनॉमी एक बार फटाफट, जो क्विक रिविजन कहते हैं ना कि हमें चाहिए होता है एग्जाम से पहले, वो तो गारंटीड हो जाएगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ये आधे घंटे का लेक्चर आप उसमें न्यूज़ कवर करते हैं, लेक्चर खत्म होने के बाद आप फटाफट PDF डाउनलोड करते हैं और आप उसमें से स्टैटिक पोर्शन खत्म कर लेते हैं। सो यू आर एक्चुअली स्मार्टर देन अदर्स, रादर देन पूरी चीज़ें फिर से पढ़ने से अच्छा छोटी छोटी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए आप पढ़ते जा रहे हैं। दैट विल सर्टेनली रीप द बेनिफिट्स फॉर यू। कोई भी दिक्कत हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID पे प्लीज़ 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 मैसेज कीजिए। कोई सा भी स्टूपिड क्वेश्चन है तब भी पूछिए, बेझिझक पूछिए। कोई दुख है लाइफ में किसी चीज़ से रिलेटेड कि भटक रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा टाइम है, एग्ज़ाम से अब है 1 महीना बचा है, ये ऐसा टाइम होता है जहाँ पे अपने आप को अपने पे डाउट आने लग जाता है, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, हाँ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं किस तरीके से होगा, क्या करेंगे पेपर में जाके, मुझे नहीं आया तो, इस बार पेपर नहीं निकला तो, फ्रेंड्स को क्या कहेंगे, सोसाइटी को क्या कहेंगे, मम्मी पापा को क्या कहेंगे। ये चीज़ें आना बहुत कॉमन है। इट्स वेरी ह्यूमन इफ़ यू आर गेटिंग सच थॉट्स। प्लीज़ इन सब चीज़ों पे अभी एक बार थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाइए और सारी एनर्जी डाइवर्ट कीजिए क्लासेस में, रिविजन करने में। द मोर यू रिवाइज, मोर आर दी चांसेस दैट यू विल सक्सीड इन दी पेपर। आप इस चीज़ को लिख के रख लीजिएगा। हो गई ये इकॉनमी तो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। सो साइनिंग ऑफ फॉर दी टुडे। थैंक यू सो मच for your patience listening and all the best to all of you.